वेलकम टू माय चैनल ईडू सागर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के सार संग्रह वन लाइनर को देखेंगे, जिसमें आज हम पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल का भारत का संवैधानिक विकास को देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। जैसे कि 1797 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में भारत का संवैधानिक विकास। अब इस पे हम देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो शासन चलाने का यानी कि संवैधानिक विकास किया था, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक अपने कई एक्ट पारित किए। लेकिन 1898 में अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, जिसमें अब ब्रिटिश जो वहाँ के रानी है वही अब यहाँ पर भारत पर अपना संवैधानिक विकास करेगा, जिसमें भारत का शासन अधिनियम 1898 से शुरू हुआ। आखिर क्या हुआ 1898 में, इसको हम देखते हैं। 1898 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है कि पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने गए। चौथा है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद को सीधा नियंत्रित स्थापित किया गया। पांचवा है कि मुगल जो सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठा कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राजस्व सचिव यानी जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वो नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। आठवां के भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया अतः इसे समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। तो अब चलते हैं वर्णमाल के वन लाइनर में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई। दूसरा है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और कि भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस एक्ट में है? तो 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस पे? तो वो बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के भारत भारत परिषद अधिनियम 1800 के अधिनियम के द्वारा ही बजट पर बहस करने का शक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। फिर से कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रैकेट में है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्वाचित करने का प्रस्ताव से क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के गठन से कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। बोला कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। याद रखिएगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? तो एक सदस्य। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। आजादी के पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसका क्या है? इसका दिया हुआ है कि सदस्य आधारिता विभाग क्या क्या है। तो वर्ष 1946 का हम देखेंगे अंतरिम सरकार की। तो पहला है कि जवाहरलाल नेहरू को किस धारिता विभाग को मिला था? तो राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसार मंत्रालय सौंपा गया था। तीसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा और लियाकत अली को वित्त, श्री राजगोपालाचार्य को शिक्षा एवं कला दोनों प्राप्त था। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? तो सर वी.एन. राव। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव सभा में कब स्वीकार किए गए? तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव। और ऊपर देखते हैं ब्रैकेट में, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव ने ही तैयार किया था। और यहाँ पर है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो सर वी.एन. राव ही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई
1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी थे, और अस्थायी कौन थे? अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तथा 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 3 वर्षों के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया था? पंडित नेहरू ने। पूरा जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ब्रैकेट में है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजों में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू। असंघीय विधान समिति के भी पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू द्वारा। 8वां के संचालन समिति के कौन थे? तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एन मुंशी, बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, जिसके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को रखा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, तो 29 अगस्त 1947 को। एक बार और, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संवैधानिक निर्वाचन प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो 1947 से 50 तक था, लेकिन इससे पहले वे बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, जो कि 2 वर्ष पहले अर्थात 1946 से 47। तो
आज का यही चैप्टर रहा। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।